नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदे गए संपत्ति पर किसका अधिकार है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज में अधिकांश पति ऐसे होते हैं जो अपनी कमाई से अपने पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीद लेते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? इसके पीछे दो कारण है। या तो पत्नी का अधिक प्रेम है, या दोस्तों जो रजिस्ट्री शुल्क लगता है, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज, इसमें स्टाम्प शुल्क वगैरह में कमी की जाती है, यानी स्टाम्प शुल्क में काफी कम कीमत लगता है, इसीलिए पत्नी के नाम पर लोग संपत्ति खरीद लेते हैं। लेकिन इससे कुछ खतरे भी हैं और कुछ इसके लाभ भी हैं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं, अगर आप अपनी कमाई से या परिवार की कमाई से पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। पहले हम इसे कानून की भाषा में समझेंगे, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इसे समझेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं इस बिंदु पर कानून क्या कहता है। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 के अनुसार स्त्री के नाम पर किसी रूप से कोई भी संपत्ति आ जाए, वह स्त्री उस संपत्ति की एब्सोल्यूट मालकीन हो जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर पति अपने पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदे, या उस स्त्री को ससुर के द्वारा दान में मिले, या उस औरत को अपने पिता से प्राप्त दान में संपत्ति हो, इन सारे संपत्तियों का एकमात्र अधिकारिणी पत्नी हो जाती है। कहने का मतलब वो महिला हो जाती है। तो दोस्तों, क्या इसी तरह का है कि आप जब भी संपत्ति अपने पत्नी के नाम पर खरीदते हैं तो वह उस संपत्ति की एब्सोल्यूट मालकीन हो जाती है? क्या उस संपत्ति पर पति का भी कोई हक रहता है या नहीं, या संयुक्त परिवार का कोई हक है या नहीं? आइए अब इसी बिंदु पर देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहता है। बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3 सब क्लॉज 2 यह प्रावधान करती है कि अगर किसी स्त्री के नाम पर या पत्नी के नाम पर कोई भी पति अपना संपत्ति खरीदता है, अपने पैसे से संपत्ति खरीदता है, वैसी परिस्थिति में वह संपत्ति उस पत्नी की ही मानी जाएगी जब तक कि उसे अन्यथा पति साबित न कर दे। अन्यथा साबित करने का मतलब दोस्तों, पति की क्या मंशा थी जो संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी? क्या वह पत्नी के लाभ के लिए था, या वह संपत्ति परिवार के लाभ के लिए सिर्फ बेनामी ट्रांजैक्शन के नाम पर पत्नी के नाम पर खरीदा गया? कहने का मतलब, सीलिंग से बचने के लिए या स्टाम्प शुल्क कम लगे इससे बचने के लिए सामूहिक परिवार की संपत्ति से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी गई। इसमें सबूत का भार किस पर होता है दोस्तों? साधारणतया तो संपत्ति की मालकिन पत्नी ही हो जाती है, लेकिन दोस्तों अगर यह साबित करना है कि नहीं, यह संपत्ति इस पत्नी की नहीं है, इस औरत की नहीं है, यह संपत्ति सारे परिवार का है, या यह संपत्ति पति का है, इसे साबित करने का भार पति पर या सारे परिवार पर होगा, या उस व्यक्ति पर होगा जो व्यक्ति क्लेम किया है। इसी तरह का जजमेंट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर दिया गया था। देखिए, उस केस का हम पहले टाइटल बोल देते हैं दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों मोहम्मद अब्दुल सलीम वर्सेस खैरुन्निसा गौहर। इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने में पति का इरादा क्या था। क्या यह संपत्ति पत्नी को दान दे रहा था, या पत्नी के नाम पर परिवार की संपत्ति को छुपा रहा था? कहने का मतलब कि पति का इरादा या उस परिवार का इरादा क्या था जो किसी महिला के नाम पर संपत्ति खरीदा? क्या वह सिर्फ स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए परिवार की सामूहिक संपत्ति से, या पति अपनी निजी कमाई से वो संपत्ति खरीद रहा था, या पत्नी के लाभ पहुंचाने के लिए, या पत्नी के प्रेम में आकर उसे दान स्वरूप या संपत्ति उपहार में दिया? अगर इरादा साफ हो जाता है कि यह संपत्ति जो है पत्नी के नाम पर सिर्फ इसलिए खरीदी गई कि स्टाम्प शुल्क की बचत की जा सके, लेकिन यह संपत्ति सामूहिक परिवार की ही रहेगी, तो यह संपत्ति परिवार की ही रहेगी दोस्तों, न कि उस पत्नी की हो जाएगी। हम यह साबित करने के लिए कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति वास्तव में किसकी है, 3 बिंदुओं को साबित करना होगा। पहला है दोस्तों धन का स्रोत, यानी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए धन कहाँ से आया। दूसरा है दोस्तों कब्जा, और तीसरा है दोस्तों आचरण। पहला तो हो गया दोस्तों स्रोत, यह संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। दूसरा है उस संपत्ति पर कब्जा, क्या संपत्ति खरीदने के बाद भी उस संपत्ति पर पत्नी का ही कब्जा रहा या परिवार का कब्जा रहा? परिवार सामूहिक रूप से खेती करके, या पति अपने आप पर उस पर खेती करके उसके फसल का उपयोग अपने उपभोग के लिए लाता था, या पत्नी की उस संपत्ति पर कब्जा थी और या पत्नी उससे फसल प्राप्त करके अपने उपयोग में लाती थी। और तीसरा है दोस्तों पक्षकारों का आचरण। आचरण का मतलब, क्या यह संपत्ति पति की थी या पति के परिवार की थी? वैसी परिस्थिति में यह साबित करना होगा कि पत्नी के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति से जो भी आय होता था उसका उपयोग पूरा परिवार करता था, न कि वो सिर्फ पत्नी अपने पास रख लेती थी। आइए दोस्तों, अब इस पर देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जजमेंट 1995 का है दोस्तों।
केस का टाइटल है दोस्तों नंद किशोर बोहरा बनाम सुशीला बोहरा। इसका फैसला 2 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 1995 AIR 2145 नंबर पेज पर है दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा दोस्तों कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के आय का स्रोत सिर्फ और सिर्फ संयुक्त परिवार था, यानी सिर्फ आय का स्रोत साबित कर देने से यह संपत्ति संयुक्त परिवार की नहीं हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए उस संपत्ति पर कब्जा और पक्षकारों का आचरण साबित करना जरूरी है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मुख्य निष्कर्ष इसका क्या निकला कि अगर आप अपने पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति खरीदते हैं अपनी कमाई से या परिवार की संयुक्त कमाई से, तो निष्कर्ष ये निकला दोस्तों कि यह संपत्ति पर मूल रूप से कब्जा क्या है, उस संपत्ति के फसल का उपयोग कौन करता है, क्या सिर्फ पत्नी करती है, उस संपत्ति पर कब्जा पत्नी का है, या उस संपत्ति से जो आय होता है साल में उस पर सारे परिवार का कब्जा है और सारे परिवार में खर्च होता है। अगर सारे परिवार में खर्च होता है तो यह संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाएगी। अगर वो पत्नी सिर्फ अपने कब्जे में उस संपत्ति को रखकर उस संपत्ति का जो भी फसल प्राप्त होता है अपने अपने पोजीशन में रखती है, अपने कब्जे में रखती है, तो यह उस पत्नी की संपत्ति मानी जाएगी दोस्तों। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि संयुक्त योगदान से खरीदी गई, यानी कोई भी संपत्ति पति और पत्नी दोनों के आय से खरीदी गई है, पति और पत्नी दोनों के नाम पर। दोस्तों इस पर मद्रास हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, कन्नयन नायड बनाम कसैला अमला। यह मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। इसका सेकंड अपील नंबर है दोस्तों 59 ऑफ 2016, 59 ऑफ 2016, 21/6/2023 को इसका जजमेंट हुआ था दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर संयुक्त परिवार के आय से संपत्ति पति और पत्नी दोनों के नाम पर खरीदी गई है तो यह संपत्ति संयुक्त परिवार की मानी जाएगी, न कि सिर्फ पत्नी की। अब अनुमान है कि पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी गई तो यह किसका होगा। इसे साबित करने के लिए पति को आय का स्रोत, संपत्ति पर कब्जा और संपत्ति किसके लिए खरीदी गई है, इससे लाभ किसको मिल रहा है, क्या सिर्फ पत्नी को लाभ मिल रहा है संपत्ति से या उस संपत्ति के लाभ सारे परिवार को मिल रहा है। इन 3 चीज़ों को साबित करने के बाद ही पत्नी के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का, सौरव गुप्ता बनाम अर्चना गुप्ता एंड अदर्स। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 15 फरवरी 2024। इसका फर्स्ट अपील नंबर है दोस्तों 321 ऑफ 2024। फर्स्ट अपील नंबर है दोस्तों 324 ऑफ 2023। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर 3 चीज आप साबित कर देते हैं कि आय का स्रोत क्या था इस संपत्ति को खरीदने में, उस संपत्ति पर कब्जा किसका रहा और संपत्ति के खरीदने का इरादा क्या था, क्या वह पत्नी के लाभ के लिए खरीदी गई थी या वो संपत्ति संयुक्त परिवार के लाभ के लिए सिर्फ पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की धारा 3 सब क्लॉज 2 के अंदर में सिर्फ पत्नी के नाम पर बेनामी खरीदी गई थी, इसका लाभ संयुक्त परिवार उठा रहा था। अगर ये 3 बात साबित कर देते हैं तो यह संपत्ति संयुक्त परिवार की मानी जाएगी, अन्यथा उस संपत्ति पर निरपेक्ष अधिकार उस पत्नी का है। यानी दोस्तों सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार कोई भी संपत्ति अगर किसी महिला के नाम पर खरीदी जाती है तो वो महिला उसकी निरपेक्ष मालकीन हो जाएगी तब तक जब तक कि उस संपत्ति पर 3 बातें साबित न हो जाए। दोस्तों यहीं पर अब मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया आपको तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों को और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में।